मंच पर उपस्थित आदरणीय मित्रगण, सभागार में उपस्थित दोस्तों, नौजवानों, ये मेरा सौभाग्य है कि इस प्रतिष्ठित महत्वपूर्ण व्याख्यानमाला में व्याख्यान देने के लिए मुझे बुलाया गया। मैं बहुत आभारी हूँ इसके लिए। आप लोगों का बहुत आभार, आपका बहुत धन्यवाद। और जो फिल्म मेरे बारे में दिखाई गई उसे देख करके तो एकाएक मुझे लगने लगा कि ये क्या मैं ही हूँ। तो इतनी मेहनत से, और इसमें कई फ़ोटो सचमुच ऐसे हैं जिसके बारे में बनाने वाले दोस्त से मैं पूछूंगा कि भाई तुम्हें मिल कहाँ से गए। तो इतनी मेहनत से ये तैयार किया गया, इसके लिए बहुत आभार आप लोगों का। मैं आज कुछ देर बात करूंगा भारतीय समाज और लोकतंत्र के बारे में, और उसके बाद जैसा कि मुझे बताया गया है कि ये पंढरीनाथ पाटिल के बारे में जब मुझे थोड़ी बहुत जानकारी मिली यहाँ आने के बाद और यहाँ आने के पहले भी, तो मुझे कभी कभी मन में लगता है, और ये मेरे विषय से भी जुड़ती है बात, कि अब ऐसे लोग भगवान ने बनाने बंद कर दिए हैं क्या, या इस तरह के लोगों को बनाने वाला सांचा कहीं गायब हो गया है। यानी आप महाराष्ट्र में रहते हैं, महाराष्ट्र में आप काम करते हैं, जो भी बिजनेस हो या किसानी हो कुछ करते हैं, आप विवेकानंद जी से प्रभावित होते हैं, एक इतनी शानदार एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का निर्माण करते हैं, और इस तरह एक समेकित विकास और सभी विषय धाराओं को उपलब्ध कराने वाले महाविद्यालय का आप निर्माण करते हैं। कमाल के लोग थे। और इस कॉलेज का और इस कॉलेज की प्रबंध समिति का आभार कि पंढरीनाथ जी को याद करने का ये तरीका अपनाया गया कि व्याख्यानमाला की जाए, और एक नहीं बल्कि 3-4 व्याख्यान हर साल आयोजित किए जाएं। मेरा जन्म ग्वालियर में हुआ था। ग्वालियर आप जानते हैं कि मराठा रियासत थी, सिंधिया रियासत थी, और इसलिए वहाँ महाराष्ट्रीय लोग काफ़ी तादाद में थे और अभी भी होंगे। पहली बार मुझे वही मालूम पड़ा था कि व्याख्यानमाला क्या होती है। गणेशोत्सव के दौरान महाराष्ट्र के जो महाराष्ट्रीय लोग जो थे वहाँ, वो 7 दिन का एक सिलसिला आयोजित करते थे। मुझे बहुत समझ में तो नहीं आता था, मुझे और मेरे अन्य साथियों को, लेकिन ये अपने आप में एक रोमांचक चीज़ थी कि मध्य वर्ग के हों या उच्च वर्ग के, सभी पढ़े लिखे महाराष्ट्रीय परिवार वहाँ ऐसे जाते थे जैसे किसी उत्सव में जा रहे। सज धज के सब बढ़िया कपड़े वपड़े पहनकर वहाँ जाया करते थे, और हम लोग भी लग लेते थे पीछे, भले ही समझ में आए या ना आए, लेकिन उस उत्साह का अंग बनने में अच्छा लगता था। तो ऐसी ही एक व्याख्यानमाला में महाराष्ट्र के मित्रों के बीच बोलने का अवसर मुझे मिलेगा, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। यह अवसर संभव हुआ, इसके लिए एक बार पुनः आप लोगों का आभार। जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो जाहिर है कि सबसे पहली बात यह है कि मानव सभ्यता के बुनियादी प्रश्नों में से एक प्रश्न है व्यक्ति और समूह के बीच संबंध। वो समूह परिवार हो सकता है, वो समूह आपकी बिरादरी हो सकती है, आपका मोहल्ला हो सकता है, और व्यापक तौर से समाज हो सकता है, और एक स्टेट हो सकती है, राज्य सत्ता हो सकती है। तो व्यक्ति और समूह के बीच संबंध किस तरह का होना चाहिए? एक धारणा या व्यवहार बहुत से लोगों का यह है कि व्यक्ति को निर्बंध होना चाहिए, उस पर किसी तरह की कोई पाबंदी हो ही नहीं सकती, ना होनी चाहिए, न्यूनतम पाबंदी होनी चाहिए। एक यह है कि व्यक्ति का जीवन, उसकी सारी गतिविधियां वो राज्य के द्वारा या समाज के द्वारा नियंत्रित होनी चाहिए। हालत यह है कि अब हमारे यहाँ भी वो सिलसिला शुरू हो गया है जो हम कुछ समय पहले तक दूसरे देशों में देखते थे कि आप कैसे कपड़े पहनेंगे ये तय करने का काम आपके परिवार का नहीं है, बल्कि धर्म, समाज और राष्ट्र के जो स्वयंभू जिम्मेदार लोग हैं उनका है। लड़कियों को कैसे कपड़े पहनने चाहिए, लड़कों को कैसे पहनने चाहिए, क्या आप खाएंगे क्या नहीं खाएंगे,
कैसा खाने से आप राष्ट्र विरोधी हो जाते हैं, एंटी नेशनल हो जाते हैं, कैसा खाकर आप नेशनलिस्ट हो जाते हैं। तो यानी नितांत निजी जीवन में भी हस्तक्षेप समूह और समाज का होने लगा है। ये जो स्थिति होती है जिसमें आपके नितांत निजी जीवन में राज्य हस्तक्षेप करने लगे, इसे अथॉरिटेरियनिज्म कहा जाता है। ये तानाशाही की पहली अवस्था है और ये लोकतंत्र के औपचारिक रूप से बने रहते हुए भी संभव है। ये हो सकता है किसी समाज में, किसी देश में कि लोकतंत्र बना हुआ है, चुनाव होते हैं, सब चीजें हैं, लेकिन फिर भी समाज धीरे धीरे अथॉरिटेरियन स्ट्रक्चर की तरफ जा रहा है। व्यक्ति की स्वाधीनता घटती जा रही है, राज्य सत्ता का हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा है। तो इस दोनों प्रकार के अतिरेकों से बचने की कोशिश मनुष्य हजारों सालों से करता रहा है और उस कोशिश का एक पहलू लोकतंत्र के विचार का विकास है। लोकतंत्र एक मध्य मार्ग है और भारतीय समाज, मैं ये मानता हूं कि भारतीय समाज में बहुत सारे लोगों की धारणा के विपरीत लोकतंत्र ने जितनी तेजी से जड़ पकड़ी, कम से कम औपचारिक स्तर पर, बाकी बात आगे करेंगे, उसका एक कारण यह भी है कि भारतीय समाज अपनी विविधता के कारण स्वभाव से ही मध्य मार्गी रहा है। इस समाज में इतनी तरह की विविधता है, डाइवर्सिटी है, और विविधता में मैं यहाँ केवल हिंदू मुस्लिम इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, केवल जाति की बात नहीं कर रहा हूँ। आप किसी भी पैरामीटर पर देख लीजिए, धर्म, जाति, भाषा, पहनावा, भारतीय समाज की विविधता किसी भी अन्य व्यक्ति के लिए चकरा देने वाली है। मुझे एक घटना याद है, बहुत पहले मैं एक एकेडमिक कार्यक्रम में हैदराबाद में हिस्सा ले रहा था। तो यूनिवर्सिटी के जो रेक्टर या वाइस चांसलर थे, उन्होंने अपना उद्घाटन भाषण आरंभ किया तो बोलना अंग्रेजी में शुरू किया। फिर वहाँ हम जैसे कुछ लोगों को देखकर जो उत्तर भारत से गए हुए थे, वो एकाएक हिंदी मिश्रित उर्दू उसमें बोलने लगे और अंत उन्होंने तेलुगु में किया। तो मेरे साथ अमेरिका से आए हुए मेरे एक मित्र बैठे थे। मैं सच कह रहा हूँ आपसे, उनका मुंह खुले का खुला रह गया। उन्होंने मुझसे कहा कि भैया आदमी एक ही पद में बोलते बोलते अगला वाक्य तेलुगु में बोलने लगता है, एक वाक्य भी तेलुगु में बोला उसके बाद अंग्रेजी में बोलने लगता है। और ये नहीं कि कोई गप्पे लगा रहे हैं, वो सीरियस एकेडमिक लेक्चर दे रहे थे। तो उस दिन मैंने रियलाइज किया कि हमारे घरों में विविधता मौजूद है। हम सब हिंदुस्तानी कम से कम बाइलिंगुअल तो होते ही हैं, हम में से कुछ जाने अनजाने मल्टीलिंगुअल भी होते हैं। तो ऐसे विविधतापूर्ण समाज के संचालन का, उसके राज्य का अगर कोई उपाय हो सकता था, कोई विधि हो सकती थी, तो वो लोकतंत्र ही हो सकता था। यह ये समझ लेना जरूरी है कि लोकतंत्र का अर्थ केवल संख्याओं का खेल नहीं होता। आजकल आप टेलीविजन चैनल्स पर देखते होंगे, डिबेट्स में कई बार ये बात होती है, जनता ऐसा चाहती है, जनता ऐसा चाहती है, फलाने को इतने वोट मिले हैं, ठिकाने को इतने वोट मिले, आदि आदि। सही है, वोट का महत्व है, लेकिन लोकतंत्र केवल संख्याओं का मामला नहीं है। लोकतंत्र संस्थाओं और मर्यादाओं से चलता है। यानी संख्या बल के आधार पर अगर कोई सरकार या कोई पार्टी संस्थाओं और मर्यादाओं को ध्वस्त करने में लग जाए तो लोकतंत्र जीवित नहीं रह सकता। इसीलिए किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र में ये उम्मीद की जाती है कि जो विविध प्रकार की ताकतें हैं, पावर्स हैं, उनके बीच में एक सेपरेशन, एग्जीक्यूटिव की पावर्स हों, जुडिशरी की हों, लेजिस्लेटिव की हों, वेल डिफाइंड हों और एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप न किया जाए। इसीलिए उम्मीद की जाती है कि प्रशासन, यूनिवर्सिटी जो है वो सरकारी हस्तक्षेप से जितनी हो सके मुक्त रहे। यूनिवर्सिटीज का संचालन, उनके पाठ्यक्रमों का निर्धारण, इसमें रोजमर्रा के काम में सरकार को दखल देने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो संस्थाओं की स्वायत्तता और विभिन्न शक्तियों का परस्पर विभाजन, ये लोकतंत्र की अनिवार्य शर्त है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्तों। और दूसरी बात, कानून का राज। लोकतंत्र में किसी व्यक्ति को अपने जन्म या पद के कारण
प्रिविलेज उपलब्ध नहीं हो सकता। तो कुछ प्रिविलेज हैं, वो अलग तरह की बात है। प्रधानमंत्री को, भूतपूर्व प्रधानमंत्री को आप उनकी शपथ का उल्लंघन करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। उल्टे अगर वो शपथ का उल्लंघन करें तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इस तरह की बातें अगर छोड़ दी जाएं तो कानून का राज लोकतंत्र का एक अनिवार्य लक्षण है। ये बात मैं इसलिए रेखांकित कर रहा हूं दोस्तों कि बहुत सारे लोगों को लगता रहा है, और अभी भी ऐसे लोग कम नहीं है दुनिया में, जो ये मानते हैं कि भारतीय समाज अंग्रेजों के आने के पहले एशियाटिक डेस्पोटिज्म से ग्रस्त समाज था। इसमें राजा की इच्छा ही सब कुछ थी, डेस्पोटिक था सिस्टम, राजा जो चाहता था करता था। इसलिए इस समाज के लोकतांत्रिक होने की कल्पना करना बहुत दूर की बात है, और अगर ये लोकतांत्रिक होगा भी तो बहुत लंबे अरसे के बाद होगा। इसीलिए जवाहरलाल नेहरू की आलोचना की गई थी कि वो और उनके जैसे लोग कहते थे कि पहला आम चुनाव यूनिवर्सल सफरेज के आधार पर होना चाहिए, और हुआ भी, हम लोग जानते हैं। लेकिन कहा गया कि साहब योग्यता के आधार पर वोट राइट होना चाहिए, कुछ पढ़ा लिखा आदमी ही वोट दे सके, हर आदमी वोट दे ये कैसे चलेगा, वगैरह वगैरह। उसके पीछे तर्क यही था कि भारत पारंपरिक रूप से एक एशियाटिक मोड वाला समाज रहा है, शासन सत्ता यहाँ इसी तरह चलती रही है, और इसलिए यहाँ लोकतंत्र सूटेबल नहीं है। वास्तविकता यह है कि अगर आप अंग्रेजों के आने के पहले की स्थिति पर ध्यान दें तो चाहे वो हिंदू चिंतन की परंपरा हो और चाहे वो इस्लामी चिंतन की परंपरा हो, दोनों चिंतन परंपराओं में राज्य सत्ता और समाज के बाकी हिस्सों के साथ उसके संबंध पर गहरा विचार किया गया है। राजा के पद पर जो व्यक्ति बैठा है उसके अधिकारों, कर्तव्यों और मर्यादाओं पर भी विचार किया गया है। और ये बात खुद अंग्रेजों के सामने बहुत साफ तौर से और बहुत महत्वपूर्ण रूप से तब आई जब वॉरेन हेस्टिंग्स पर एडमंड बर्क के आग्रह पर मुकदमा चला करप्शन, बेईमानी और अत्याचार करने के इल्जाम में। उससे वो बरी हो गए, वो अलग बात है, लेकिन वो मुकदमा अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री के विद्यार्थियों के लिए वॉरेन हेस्टिंग्स का मुकदमा एक बेहद महत्वपूर्ण दस्तावेज है। उसमें अगर आप एडमंड बर्क के तर्क पढ़ें तो हेस्टिंग्स पर जो आरोप लगा रहे हैं उनसे फिलहाल हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एडमंड बर्क याद दिलाते हैं ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियंस को कि ये कहना हेस्टिंग्स द्वारा अपनी मनमानी को ये कहकर जायज ठहराना कि भारत में तो इसकी परंपरा रही है, वहां शासक मनमानी ही करता रहा है, इसलिए मैंने किया तो कोई अजीब नहीं किया। भारतीय समाज पर वो पैमाने लागू नहीं होते जो इंग्लैंड में होते हैं, वहां कोई रूल ऑफ लॉ जैसी चीज है नहीं, इसलिए मैंने कुछ अटपटा नहीं किया। एडमंड बर्क ने विस्तार से उद्धरण और उदाहरण देकर याद दिलाया कि इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस में कि वॉरेन हेस्टिंग्स ने प्रमाणित किया कि अंग्रेजों के ठीक पहले का जो शासन था अर्थात मुगल शासन, उसमें काजी की ऑटोनॉमी, स्टेट एपरेटस की ऑटोनॉमी बहुत हद तक मौजूद थी। उसने यहां तक कहा कि मुगल सम्राट उतना ही ताकतवर है जितना कि कोई यूरोपीय राजा हो सकता है, ताकतवर इन द सेंस मर्यादाओं के साथ, मनमानी नहीं कर सकता था मुगल सम्राट। हिंदू परंपरा की अगर आप बात करें तो हिंदू परंपरा में तो राज्य सत्ता के उद्भव और विकास पर और राजा की मर्यादाओं पर बहुत लंबा चौड़ा विस्तृत और गंभीर विवेचन है। महाभारत में जब राजधर्म का वर्णन युधिष्ठिर को उपदेश देते हुए भीष्म करते हैं तो बताते हैं कि दंड की कल्पना इसलिए की गई ताकि समाज में मत्स्य न्याय न स्थापित हो जाए। जब सब लोग परेशान हो गए, व्याकुल हो गए, कुछ ठीक से चल नहीं रहा था समाज, तो लोग ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी ने दंड दिया और दंड को चलाने के लिए राजा का निर्माण किया गया और दंड को धर्म के अंतर्गत रखा गया। युधिष्ठिर से भीष्म कहते हैं कि राजधर्म हाथी के पांव की तरह है, जैसे कहावत है कि हाथी के पांव में सबका पांव, तो उसी तरह राजधर्म में सारे धर्म निहित हैं, अर्थात राजा होना आनंद का विषय हो सकता है लेकिन उससे कहीं ज्यादा ये जिम्मेदारी का विषय है। केवल यही नहीं, आगे चलकर जैसे हम
आरंभिक मध्यकाल कहते हैं, उसके विचारों को पर अगर आप विचार करें, एक युवा संस्कृतज्ञ हैं और इतिहासकार हैं आशुतोष दयाल माथुर, उन्होंने बहुत अच्छी किताब लिखी है उस समय के जो स्मृतियों के और विधियों के विमर्श हैं, और उन्होंने तमाम उदाहरण देकर दिखाया है। और उसमें से एक मैं आपके लिए उद्धृत करना चाहता हूँ। मनुस्मृति पर टीका करते हुए देवल का कहना यह है कि जहाँ तक व्यवहार का सवाल है, व्यवहार यानी व्यापार, व्यवहार का सवाल है, तमाम सारे शास्त्र वचनों से अधिक महत्वपूर्ण राजा का आदेश है। यानी अगर किसी व्यापार को राजा बैन करता है या किसी व्यापार को बढ़ावा देता है तो स्मृतियां कुछ भी कहती रहें, महत्वपूर्ण राजा का आदेश है। कहने का मतलब यह है कि इस समाज में राजसत्ता की सीमाएं, उसकी मर्यादाएं, उसकी शक्तियां, इन पर विचार की गंभीर परंपरा रही है। और राजा का काम केवल राज करना नहीं है, चाहे मनमानी से राज करना नहीं है, धर्म का पालन करते हुए राज करना है। और धर्म की व्याख्या करने का काम राजा का नहीं है, धर्म की व्याख्या करने का काम धर्मशास्त्रियों का है, स्कॉलर्स का है, पंडितों का है। इसलिए ये कहना कि भारत एक कोई एशियाटिक समाज था, एशियाटिक डेस्पोटिज्म का समाज था, ये ऐतिहासिक रूप से एकदम निरर्थक बात है। चाहे आप हिंदू संदर्भ में देख लें, चाहे मुस्लिम संदर्भ में, किसी भी संदर्भ में आप देख लें। दूसरी बात, भारत में लोकतंत्र की बात करते हुए जो हमें ध्यान रखनी चाहिए वो ये कि हमारे यहाँ आधुनिक लोकतंत्र जाहिर है कि स्वाधीनता आंदोलन के फलस्वरूप आया है। स्वाधीनता आंदोलन का आरंभ शासन की आधुनिक संस्थाओं और विधियों में भारतीय लोगों का रिप्रेजेंटेशन मांगने से हुआ था। उसके बाद धीरे धीरे बात बढ़ती चली गई और सुधार भी हुए, विभिन्न सुधार हुए, चुनाव हुए, थोड़े व्यापक स्तर पर चुनाव 1936 में हुए, 37 में, और अंततः जाके सन 47 में हम आजाद हुए। सन 47 में जब भारत स्वाधीन हुआ तो अमेरिका के विद्वान और अश्वेत लोगों के अधिकारों के लिए संघर्षरत W.E. डुबोई ने एक बड़ी मार्के की बात कही थी। एक रिटोरिकल ढंग से उन्होंने कहा था डुबोई ने कि भारत का स्वाधीन होना दुनिया के राजनीतिक इतिहास की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना है। उन्होंने कहा कि ये मैग्ना कार्टा से भी अधिक महत्वपूर्ण है, ये फ्रेंच क्रांति से अधिक महत्वपूर्ण है, ये रशियन रिवॉल्यूशन से अधिक महत्वपूर्ण है। आप ध्यान दें, यूरोप के इतिहास में ये तीन घटनाएं निर्णायक मानी जाती हैं। मैग्ना कार्टा यानी इंग्लैंड के राजा द्वारा अपनी कुछ शक्तियों का त्याग बुर्जुआ वर्ग की अहमियत के बढ़ने का सूचक माना जाता है उस घटनाक्रम को। फ्रेंच रिवॉल्यूशन हम सब लोग जानते ही हैं, और रशियन रिवॉल्यूशन। दुबई कह रहे हैं कि भारतीय स्वाधीनता इन तीनों घटनाओं से कहीं अधिक महत्वपूर्ण घटना है। क्यों कह रहे हैं वो ऐसा? दुबई के हिसाब से कारण यह था कि ये साम्राज्यवाद के अंत का आरंभ है, और बात सही भी थी। सन 47 में भारतीय आजादी के बाद ताबड़तोड़ केवल ब्रिटिश ही नहीं, फ्रेंच और पोर्चुगीज साम्राज्य भी दरकराने लगे, उपनिवेश दरकराने लगे, और एक के बाद एक एशिया और अफ्रीका के देश आजाद होते चले गए। लेकिन मुझे लगता है कि साम्राज्यवाद के अंत का आरंभ होने के अलावा भी हमें ध्यान देना चाहिए कि भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का महत्व क्या था। और ये खास करके आज 2025 में इस बात को याद करना और भी जरूरी है, क्योंकि आज हम एक ऐसे समाज में बदल गए हैं जिसमें किसी भी तरह की आलोचनात्मक आवाज के लिए जगह धीरे धीरे कम होती चली जा रही है। मेरे उपन्यास का जिक्र परिचय में किया गया नाकोहस, सौभाग्य से वो मराठी में भी अनुदित हो चुका है। तो नाकोहस शब्द आपको किसी डिक्शनरी में नहीं मिलेगा, इसलिए नहीं मिलेगा कि मेरा गढ़ा हुआ शब्द है। नाकोहस एक एक्रोनिम है, और वो एक्रोनिम है नेशनल कमीशन ऑफ हर्ट सेंटिमेंट्स का। तो वो उपन्यास एक कल्पना करता है कि आहत भावनाओं का राष्ट्रीय आयोग बन चुका है। आप जानते हैं ना, आजकल किसी भी बात पर किसी की भी भावना आहत हो जाती है। इतनी कोमल भावनाएं
मैं 70 वर्ष का हो चला, मैंने पहले कभी नहीं देखी इस देश में। कभी कभार होती थी ऐसी घटनाएं। आजकल हालत ये है कि देवताओं को तो छोड़िए, भगवानों को तो छोड़िए, किसी नगर के नाम के बारे में कहने लोगों की भावनाएं आहत हो सकती है। और जब भावनाएं आहत होती हैं तो होता यह है कि आपकी भावना आहत होती है, आप दूसरे के शरीर को आहत करने पर उतारू हो जाते हैं। मैं कई बार अपने मित्रों से कहता हूं, क्योंकि मेरी बातें सुन के कई लोगों की भावनाएं आहत होती हैं, तो मैं उनसे कहता हूं कि भाई एक बहुत सीधी सी बात है, मैं आपकी भावना आहत कर रहा हूं, आप मेरी कर लीजिए, लेकिन ये क्या जरूरी है कि आप मारपीट पर और गाली गलौज पर उतारू हो जाएं? ये जो लेवल ऑफ टॉलरेंस नीचे गया है, इस पर सोचने की जरूरत है। और क्यों मैं ये बात कह रहा हूं, इस पर ध्यान दीजिए। दोस्तों, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन केवल राजनीतिक स्वाधीनता का आंदोलन नहीं था। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन सांस्कृतिक पुनर्वलोकन का और सामाजिक पुनर्निर्माण का भी आंदोलन था। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन जिन सामाजिक आंदोलनों का एक तरह से स्वाभाविक विकास था, अगला चरण था, जिन्हें 19वीं सदी के समाज सुधार एनलाइटनमेंट कहते हैं, उनके बिना भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के लिए जरूरी चेतना का जन्म संभव ही नहीं था। कम से कम मैं स्वाधीनता आंदोलन की कल्पना बंगाल के और महाराष्ट्र के नवजागरण के बिना, स्वामी विवेकानंद और ज्योतिबा फुले के बिना नहीं कर सकता। ये सामाजिक आत्मालोचना के आंदोलन थे। हमारे अपने समाज की जो कमजोरियां थीं, समस्याएं थीं, उनकी आलोचना के आंदोलन थे ये, जिन्हें हम समाज सुधार का आंदोलन कहते हैं। जो कुरीतियां थीं, कुप्रथाएं थीं। और इस बात को ध्यान दें आप, महात्मा गांधी ने एक बार कहा था, जब बहुत सन 45-46 में जब बहुत स्थितियां गड़बड़ हो चुकी थी, महात्मा गांधी ने कहा था कि हिंदू मुस्लिम संघर्ष और छुआछूत के साथ अगर स्वराज आता है तो ऐसा स्वराज मुझे नहीं चाहिए। जिस स्वराज में सांप्रदायिकता बनी रहे, जातिगत उत्पीड़न बना रहे, ऐसा स्वराज मुझे नहीं चाहिए। आप ध्यान दें कि भारतीय स्वाधीनता आंदोलन चल रहा है और बाबा साहेब अंबेडकर तीखी आलोचना गांधी की और कांग्रेस की कर रहे हैं जाति के सवाल पर, और वो बहसें चल रही हैं, वो दोनों चीजें साथ साथ चल रही हैं। गांधी जी के अपने अखबार में वो बहस चल रही है, उसके बाहर भी चल रही है। इस बात पर भी आप ध्यान दें कि जिसे हम लोकतांत्रिक धारा कहते हैं स्वाधीनता आंदोलन की, उसमें परस्पर कितने भी मतभेद हों, मैंने उदाहरण दिया गांधी और अंबेडकर के, और अंबेडकर और कांग्रेस के मतभेद जग जाहिर है, कितने भी परस्पर मतभेद हो इन लोगों के बीच में, लेकिन स्वाधीन भारत एक लोकतांत्रिक समाज होना चाहिए, इस पर कोई मतभेद नहीं था। स्वाधीन भारत में सांप्रदायिक आक्रामकता और जातिगत और जेंडरगत उत्पीड़न को कोई जगह नहीं होनी चाहिए, इस पर कोई मतभेद नहीं था। संविधान सभा, हम लोग संविधान की इन दिनों राजनीति में बहुत चर्चा है और राजनीतिक ढंग से चर्चा है, अच्छा ही है, राजनीतिक ढंग से ही हो, लेकिन संविधान की चर्चा हो। ध्यान इस पर देना चाहिए कि संविधान सभा में कौन लोग थे। संविधान सभा कोई व्यापक मताधिकार के आधार पर चुनी गई सभा नहीं थी। वो लोग असेंबली से आए थे और उसमें भी चुनाव के कुछ आधार थे, और जो लोग चुने गए थे उनमें से बहुत सारे जिन्हें आप आमतौर से कहेंगे कि परंपरावादी, रक्षणशील, कंजर्वेटिव किस्म के लोग थे। लेकिन आप ध्यान दें कि संविधान में जो लोकतांत्रिक चेतना शुरू से अंत तक है, वो संविधान सभा ने पास की है। संविधान का ड्राफ्ट जिन लोगों ने लिखा है, जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी अंबेडकर के अध्यक्षता में, वो अपनी जगह, उनकी मेहनत, उनके काम का जाहिर है कि अद्वितीय महत्व है, लेकिन संविधान सभा द्वारा उस ड्राफ्ट को स्वीकार किया जाना, इसके सामाजिक और राजनीतिक महत्व को हम लोग नहीं समझते। उस पर ध्यान देने की जरूरत है। मैं क्या कहना चाहता हूं, ये संभवतः इस बात से स्पष्ट हो
कि इंग्लैंड में स्त्रियों को मताधिकार 1928 में मिला था, यानी मैग्ना कार्टा के लगभग 7 सदी बाद। और इंग्लैंड अपने आप को डेमोक्रेसी कहता था। इंग्लैंड एक डेमोक्रेटिक सरकार थी। औरतें वोट नहीं दे सकती थी, मजदूर वोट नहीं दे सकते थे। वामपंथियों के चार्टिस्ट आंदोलन और सफरगेटर जिनको कहते थे, उन स्त्रियों के आंदोलन के फलस्वरूप 1928 में इंग्लैंड में स्त्रियों को मताधिकार मिला। अमेरिका इंडिपेंडेंस उन्होंने 1776 में डिक्लेयर कर दी थी। 1957 तक, बल्कि उसके बाद तक अमेरिका के दक्षिणी राज्यों में रंग भेद कानूनी रूप से मान्य था। और अमेरिका के सभी राज्यों में जब यह कहा जा सके कि हाँ सभी राज्यों में ऐसा हो गया, स्त्रियों के मताधिकार की यह स्थिति 1920 में बनी। यूरोप में जिसको मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, उस यूनानी समाज को, उस यूनान को आधुनिक काल में आकर के स्त्रियों का मताधिकार में 1952 में संभव हुआ। भारत में स्त्रियों को मताधिकार संविधान लागू होने के पहले दिन से संभव हो गया। यह हमारे स्वाधीनता आंदोलन की उपलब्धि थी। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, बाकी चीजें तो हम पढ़ते हैं, पढ़े लिखे लोगों के बीच में हम बात कर रहे हैं। पहले आम चुनाव के बारे में लोगों को समझाने, बताने के लिए कि किस तरह इस चुनाव का क्या महत्व है और आपको कैसे वोट देना चाहिए और क्यों देना चाहिए, जवाहरलाल नेहरू ने ऑल इंडिया रेडियो पर लगभग 1.5 घंटे की एक स्पीच दी थी। मैंने अपनी किताब में वो स्पीच संकलित की है, आप उसे पढ़िए कृपा करके। उस स्पीच को पढ़कर आपको एहसास होगा कि क्यों दीपेश चक्रवर्ती जैसे विद्वान नेहरू और अन्य पोस्ट कॉलोनियल लीडर्स को टीचर कहते हैं। ये नेता भारतीय परंपरा की ताकतों को समझते हुए भारतीय परंपरा और भारतीय जीवन की कमजोरियों को भी समझते थे, उन पर पर्दा डालने की जरूरत नहीं समझते थे। इसलिए वो आत्मालोचना का तत्व, उसी आत्मालोचना के तत्व ने हमारे समाज में वो संवाद की स्थिति पैदा की। और संवाद की स्थिति हमारी बहुत पुरानी चली आ रही परंपरा है। अमर्त्य सेन की किताब का नाम मशहूर है, द आर्गुमेंटेटिव इंडियन। बल्कि बेहतर यह है कि आर्गुमेंटेटिव की जगह शायद उसका टाइटल या इस तरह की किसी किताब का टाइटल होना चाहिए, इंडियन इन डायलॉग। लगातार संवाद, वो केवल आर्गुमेंटेशन नहीं है, एक दूसरे से सीखने की कोशिश है। और लोकतंत्र का सार सीखने में ही है, संवाद के जरिए। मैंने आपसे कहा कि आज हमें यह याद करने की जरूरत है, इसलिए कि आज एक तरफ किसी भी तरह की आलोचना, किसी भी तरह के सवाल को संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। एक अजीब तरह की आक्रामकता खास करके सोशल मीडिया के आगमन के बाद आई है। क्योंकि एक बात का, जैसा मैंने आपसे कहा कि लोकतंत्र का अर्थ संख्याओं का खेल नहीं होता, लोकतंत्र का अर्थ अधिकार बोध और मर्यादा बोध का खत्म हो जाना नहीं होता। अम्बर्टो इको ने बहुत मजेदार कमेंट किया है कि ट्विटर ने और कुछ किया हो या ना किया हो, एक कमाल का काम किया है कि एक मूर्ख को यह समझने का अधिकार दे दिया है कि वो उतना ही ज्ञानी है जितना कोई नोबेल लॉरेट। और अपने देश में यह हो चुका है। जब नोटबंदी हुई थी तो अमर्त्य सेन के विरुद्ध कैसे लोगों को अड़ाया गया था टेलीविजन पर, आप याद कर लीजिए। एक 6.5 फुट के पहलवान थे, एक अत्यंत लोकप्रिय फिल्म अभिनेता थे, और वो सब आकर के हमें बता रहे थे कि नोटबंदी कितनी सही है। और हार्वर्ड में पढ़ाने वाला ये प्रोफेसर हार्वर्ड की महिमा नहीं जानता। तो डेमोक्रेसी का अर्थ ये भी नहीं होता है। डेमोक्रेसी का अर्थ ये नहीं है कि मैं प्रिंसिपल साहब से, जो फिजिक्स के विद्वान हैं, उनसे बहस करने लगूं फिजिक्स के बारे में, और मेरे साथ 15-20 लोग हों जो कहने लगे कि हाँ जी पुरुषोत्तम सही कह रहा है, तो आप साबित कर दें कि साहब डेमोक्रेसी ने सिद्ध कर दिया कि प्रिंसिपल साहब गलत कह रहे थे। डेमोक्रेसी डज नॉट मीन दैट। तो मर्यादाएं लोकतंत्र में अंतर्निहित हैं। और आज मित्रों,
जो भी संस्थाएं हैं लोकतंत्र की, हम सब देख रहे हैं। मीडिया का रोल आप देखिए क्या हो रहा है। मीडिया को चौथा खंभा कहा जाता है लोकतंत्र का। आज ये चौथा खंभा क्या कर रहा है वो अलग से बताने की जरूरत नहीं है। एक बहुत पुरानी कहावत है, वॉशिंगटन पोस्ट के किसी संपादक ने कभी कहा था, जो पत्रकारों के बीच में बहुत लोकप्रिय है, कि जिसे सरकार छुपाना चाहे वही खबर है, बाकी तो पीआर है। बात बिल्कुल सही है। लेकिन आज स्थिति यह है कि भारत में सरकार को अलग से पीआर एजेंसी नियुक्त करने की जरूरत ही नहीं है। मीडिया स्वेच्छा से पीआर कर रहा है। आज स्थिति यह है कि जिन संस्थाओं पर लोकतंत्र की मर्यादा को बनाए रखने की जिम्मेदारी है, उन पर दबाव है, और उनमें से कुछ संस्थाएं दबाव के आगे झुक रही हैं। ऐसे में यह सवाल पैदा होता है कि लोकतंत्र महत्वपूर्ण क्यों है। अगर लोकतंत्र समाप्त हो ही जाए, अथॉरिटेरियनिज्म आ ही जाए, तो हर्ज क्या है। यहां एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है दोस्तों। कई बार ये होता है कि जब समझदार व्यक्ति वो होता है जो दूसरे से भी सीखता है। मनुष्य और पशु में अंतर यह है कि पशु केवल अपने अनुभव से सीखता है, मनुष्य दूसरे के अनुभव से भी सीखता है, और इतिहास यानी सारी मानवता के संचित अनुभव से भी सीखता है। पोटेशियम साइनाइड का प्रभाव जानने के लिए मुझे स्वयं पर प्रयोग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्वयं पर प्रयोग करूंगा तो उस प्रयोग का नतीजा लिखने लायक भी नहीं रहूंगा। तो ये ज्ञान मुझे है। काला नाग सामने आ जाए तो उससे संवाद ना करने में ही भलाई है, ये ज्ञान मुझे है बिना प्रयोग के। लोकतंत्र का महत्व जानने के लिए तब तक इंतजार करना जब तक कि आपके सर पर आफत ना आ जाए, समझदारी नहीं है। आज अगर किसी एक व्यक्ति को हड़काया जा रहा है उसके पहनने और खाने को लेकर, तो कोई गारंटी नहीं है कि कल आप उसकी जगह नहीं होंगे। आज अगर किसी एक संस्था को नष्ट किया जा रहा है, तो कोई गारंटी नहीं है कि कल आपकी प्रिय संस्था उसकी जगह नहीं होगी। शिक्षण संस्थाओं को नष्ट किया जाए और न्यायविद सोचे कि हमें क्या लेना देना है, स्कूल कॉलेज जाएं भाड़ में, ये संभव नहीं है। इसलिए दोस्तों, भारतीय समाज पारंपरिक रूप से, स्वभावगत रूप से लोकतंत्र के अत्यंत अनुकूल है, और ये बात उन लोगों के लिए सचमुच चुनौती है जो अपने निहित स्वार्थों के कारण इस समाज में लोकतंत्र देखना नहीं चाहते। और इसलिए बेहद जरूरी है कि हम बतौर नागरिकों के अपने लोकतांत्रिक अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति सचेत रहें, और लोकतंत्र की रक्षा के लिए, उसके प्रति प्रतिबद्धता के लिए तब तक इंतजार ना करें जब तक मुसीबत हमारे सर ही ना आ जाए। बहुत धन्यवाद मित्रों।